हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं लाइव आ चुकी हूँ। आप लोग भी अपने सवालों के साथ लाइव जुड़ जाएं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आपके सवालों के लाइव आपको जवाब दिए जाते हैं। जो भी आपका सवाल है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं और लाइव उसका जवाब पा सकते हैं। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। गुड इवनिंग। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम उन्हें फेस नहीं कर पाते, या फिर हमारे जीवन में कुछ ऐसे समय आते हैं जहाँ पे हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्या कारण है, क्यों हमारे जीवन में परेशानियाँ हैं? अगर आप भी जानना चाहते हो तो अपने सवालों के साथ झटपट से जुड़ जाएं और सवाल ज़रूर करें, क्योंकि सवाल ज़रूरी होता है। हमारे मन में जो भी बातें आ रहे हैं उन्हें हमें दबाना नहीं चाहिए, हमें सवाल करना चाहिए। ठीक है, तो आप सवाल करें ताकि आपको यहाँ से जवाब मिल सके। और ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप काउंसलिंग करेंगे, आप अपॉइंटमेंट लेंगे, तो उसका चार्ज पे करना पड़ता है। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, जहाँ पे एमडी राजवान कौन सा क्रीम लगाती हो? देखो, ये सवाल आपके काम का नहीं है। और अगर आप ये जानते हो या जानना चाहते हो कि अपने आप को मेंटेन कैसे रखें, अपने चेहरे पे ग्लो कैसे लाएं, अपने फिटनेस को कैसे बरकरार रखें, तो इसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है। क्रीम वगैरह में भरोसा नहीं करना है, अच्छा खाना खाना है, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना है और मेहनत करना है। चाहे आप कुछ भी करो, चाहे एक्सरसाइज करो, चाहे कुछ काम करो, कुछ भी करो, पसीना निकलना चाहिए शरीर से, तो फिर आपके चेहरे पे ग्लो आता है। ठीक है, अनमोल जी, हाय हेलो। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाएं। इरशाद जी, हाय मैम, हेलो, कैसे हैं आप? एमडी रिजवान जी, यहाँ पे आपको आपकी ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए, आपके रिलेशन को बेहतर कैसे बना सकते हो, आपको किससे रिश्ता बनाना चाहिए, आपके जीवन में क्या काम करना चाहिए, आप कोई भी सवाल इस रिलेटिव पूछ सकते हो। ठीक है, लाइफ से जुड़ी हुई जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते। आप सवाल करोगे तो ही मैं जवाब दे पाऊंगी, क्योंकि मैं आप। अरे, ठीक है। ये गिर जाएगा, नहीं संभाल पाएगा। हमारी गर्लफ्रेंड का बहुत ही नखरा करती है। देखिए, अगर आपसे कोई नखरा कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आप उसके नखरे को पसंद कर रहे हो या बर्दाश्त कर रहे हो, इसीलिए कोई आपसे नखरा कर पा रहा है। अगर आप इस टाइप के व्यक्ति नहीं होते, आपको
किसी का नखरा पसंद नहीं होता है या कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ भी करे तो आपके सामने कोई ऐसे नाटक कर ही नहीं सकता है ना। आपको भी कुछ चीज़ें पसंद आ रही है, आप भी बढ़ावा दे रहे हो, इसीलिए वो नखरा कर पा रही है। इस चीज़ को समझो। कोई भी व्यक्ति आपके साथ अगर नखरा कर रहा है ना, तो वो जानता है कि आप किस टाइप के व्यक्ति हो और उसे पता है कि आप कौन हो। आपको पता नहीं आप कौन हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको अच्छी तरह से जानता है और वो समझता है कि उसके नखरे से आप प्रभावित हो रहे हो। उसके नखरे के बारे में अगर आप सोच रहे हो ना, तो इसका मतलब ही यही है कि आपके पास और कोई चीज़ सोचने के लिए नहीं है या कोई बड़ा लक्ष्य, कोई उद्देश्य नहीं है और आप सिर्फ गर्लफ्रेंड के नखरे ही देख रहे हो, इसलिए वो दिखा रही है। अगर आप बिजी होते, आपका कोई लक्ष्य होता, कोई गोल होता, तो वो आपसे बात करने के लिए तड़प रही होती, परेशान होती, वो आपको नखरे नहीं दिखाती। वो थोड़ा सा भी टाइम मिलता ना, तो वो आपसे ढंग से बात करती कि कहीं फिर आप बात ना कर पाओ, आप इतने बिजी हो। तो हम फ्री रहते हैं, हमारे पास इतना ही काम होता है कि हम गर्लफ्रेंड के नखरे देखें, इसलिए वो हमें दिखाती है। ठीक है, जो मैं कहना चाह रही हूँ शायद आप वो समझ पा रहे होंगे। कुमार सूर्यांश जी, सेक्शन 9 का केस डालना चाहिए या नहीं? देखिए, सेक्शन 9 का केस डालना या नहीं डालना ये मैटर नहीं करता। आपको क्या चाहिए, आप क्यों डालना चाहते हो। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी वाइफ वापस लौट के नहीं आ रही है या हमारे साथ रहना नहीं चाहती है, हम उससे तलाक चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेक्शन 9 का केस करना चाहिए। ठीक है, और यदि हम बच्चे की कस्टडी भी चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप क्या चाहते हो, आप किस हिसाब से केस करना चाहते हो, ये मैटर करता है। ठीक है, अगर आपको तुरंत तलाक चाहिए तो आप डिवोर्स का केस कर सकते हो, है ना। फिर ये सेक्शन 9 का मतलब कस्टडी वगैरह मेंटेनेंस देना या नहीं देना, इन सब चीज़ों के लिए होता है कि इन सब चीज़ों पे कोर्ट क्या करेगी, कैसे फैसला लेगी, इन चीज़ों पे ये सब रहता है। लेकिन अगर आपको अपनी वाइफ से तलाक चाहिए, डायरेक्ट आप उससे छुटकारा चाहते हो, तो डिवोर्स का केस करना चाहिए। इन चीज़ों में उलझ के आप रह जाओगे, फिर छुटकारा नहीं मिलेगा आपको। तो आप क्या है, आपका रिश्ता कैसा है, आप क्या चाहते हो, आपकी स्थिति कैसी है, आपके बच्चे वगैरह हैं या नहीं है, ये सब मैटर करता है। जब आप इन सब बातों को पूरी तरह से एक्सप्लेन करोगे तो ही मैं बता सकती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैसे ये चीज़ें आपके वकील आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं अगर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। मैं तो कहीं से भी जानकारी लाऊंगी और आपको दे दूंगी, क्योंकि मैं वकील नहीं हूँ, है ना। मैं भी आपके लिए जब आप सवाल करते हो ना, तो कहीं से जानकारी लाती हूँ, वकीलों से बात करती हूँ, पूछती हूँ, तो फिर मैं आपको थोड़ी सी सलाह दे देती हूँ कि कोर्ट तक जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए। बाकी आप कोर्ट पे जाओगे या किसी वकील से बात करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से सलाह मिलेगी। यहाँ मैं कानून के अलावा बाकी अगर आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है, आप मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, आप विचार नहीं कर पा रहे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए ये समझ नहीं पा रहे हैं, इन चीज़ों में मैं आपकी हेल्प करती हूँ। ठीक है, बाकी हर चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। वो अगर आपको सेक्शन 9 या केस से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए, उसके लिए अगर आप किसी वकील से बात करोगे वो और अच्छे से आपको सलाह दे पाएगा। हाँ, अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो, उस रिकॉर्डिंग में आपको बता सकती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस अकॉर्डिंग जो भी मुझसे हो सकेगा वो मैं सलाह आपको दे सकती हूँ, लेकिन मैं वकील नहीं हूँ, ये क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, मैं रिलेशनशिप कोच हूँ, काउंसलिंग करती हूँ और साथ में आत्मज्ञान, आपका पहचान, आपकी अपने आप से समझ, आपको अपने आप में कैसा
फील करना चाहिए, कैसे विचार आते हैं, कैसी आप धारणा रखते हैं। आप उलझे हुए हैं, आप अपने विचारों को समझ नहीं पा रहे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप निर्णय नहीं ले पा रहे, ज़िंदगी कैसी होना चाहिए और हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं ये सारे कन्फ्यूजन दूर करती हूँ, या कह लीजिए कि लाइफ एजुकेशन। ठीक है, तो आप इस रिलेटिव अगर मुझसे कोई भी सवाल करेंगे उससे आपको संतुष्टि मिलेगी। लेकिन जैसे वकील का हो गया या फिर पुलिस का हो गया, या ये अलग डिपार्टमेंट है। हाँ, मैं जनरल नॉलेज आपको दे सकती हूँ कि कितने हद तक क्या क्या कर सकते हैं। बाकी सही सटीक सलाह आपको एक वकील ही दे सकता है। ठीक है, कभी कभी आप लोगों के सवाल आते हैं तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दिया करती हूँ, पर उसके लिए मुझे बहुत स्टडी करनी पड़ती है, वकीलों से बात करनी पड़ती है, पूछना पड़ता है। सिर्फ आपकी मदद के लिए वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, मुकेश दास, जय सिया राम। रिसो, अगर किसी और का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ सवाल करोगे तो आपको रास्ता मिलेगा। मैं आपका रास्ता क्लियर कर सकती हूँ तो मैं खुद करूँगी, नहीं तो आपको इतना बता सकती हूँ कि आपको कहाँ जाना है। रिसो, क्या करना पड़ेगा? मोहित गुप्ता, मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई है और डिवोर्स नहीं दे रही है। देखिए, हाँ, इसके लिए आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं उससे जवाब लेना तो वो खुद ही कोर्ट में आके जवाब देगी। सबसे पहले आप लीगल नोटिस दें कि वो आपके साथ रहना भी नहीं चाहती और तलाक भी नहीं देना चाहती, ऐसा क्यों। ठीक है, उसके बाद फिर जो होगा वो बाद की बात है। अभी आपको उसे एक लीगल नोटिस देना है कि आप उसे रखना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, वो साथ भी नहीं आ रही है, और अगर साथ नहीं आ रही तो फिर आप उससे छुटकारा चाहते हैं तो तलाक भी नहीं दे रही, ऐसा क्यों कर रही है। इसके लिए आप उसे लीगल नोटिस भेज सकते हैं। कुमार सूर्यांश जी, मैं तो उसको रखना चाहता हूँ, बट उसका पिता मेरी वाइफ को रहने देता है, बट एक लड़का है मेरे पास, अब उसने कैसे कर दिया है, अब मैं क्या करूँ, प्लीज़ बताओ। आपका लड़का कितना बड़ा है, क्या उसे माँ की ज़रूरत है, क्या वो अभी माँ का दूध पीता है? अगर नहीं तो आप अपने बच्चे पर ध्यान दो, उसकी परवरिश करो। और आपकी पत्नी अगर आपके साथ रहना चाहती तो ठीक है, नहीं रहना चाहती तो वो क्यों नहीं रहना चाहती, कारण जानो। और अगर वो आपसे दूर जाना चाहती, तलाक लेना चाहती है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहो। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना वो नहीं होता है, लेकिन हमारे साथ जो हो रहा होता है अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लें तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। वैसे तो बहुत मुश्किल है ऐसे सिचुएशन में कि हमारे साथ ये सब होता है, लेकिन ये सब हमारे साथ होता ही इसीलिए है कि हम ज़िंदगी के निर्णय ना बेहोशी में लेते हैं। हमें समझ ही नहीं होता कि हमें किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, किस व्यक्ति को अपनी लाइफ में लाना है, किसको नहीं लाना। और फिर हम किसी भी व्यक्ति को अपनी लाइफ में ले आते हैं, और जब हमारे विचार नहीं मिलते या सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ रहना नहीं चाहता, तो उसके बाद फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिनका सामना करना पड़ता है। बच्चे वगैरह हो जाते हैं तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। लेकिन यही है कि अगर बच्चा माँ का दूध नहीं पी रहा है तो आप चाहो और अगर आप सक्षम हो तो आप उसकी परवरिश कर सकते हो, लेकिन पत्नी आपके साथ रहेगी या नहीं रहेगी ये तो पत्नी ही डिसाइड करेगी। और आप उसके लिए लीगल नोटिस भेज सकते हो, और आपके बच्चे को वो रखना चाहती है, क्या करना चाहती है, ये सब बातचीत करने से ही हल निकलेगा। ठीक है,
और कोई कुछ कर नहीं देता है किसी को, और ये सब चीज़ें नहीं होती है। कोई व्यक्ति खुद ही करना चाहता है तो ही उसके साथ कुछ होता है। वो आपके साथ नहीं रहना चाहती होगी तो आप उसे आज़ाद कर दो, और आज़ाद होने के लिए वो क्या क्या मांगती है, क्या शर्तें रखती है, किस तरह से आज़ाद होना चाहती है, तो ये सारी चीज़ें जब आप बातचीत करोगे तो ही पता चलेंगी। मैम, महिलाएं कैसे पुरुषों से ज़्यादा प्रेम करती हैं ये बताइए। ठीक है विवेक महेश्वरी जी, देखिए महिला हो या पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हमें कैसा व्यक्ति चाहिए प्रेम करने के लिए। तो सेम वही सिचुएशन होती है महिलाओं की भी। महिलाएं ज़्यादातर, जो महिलाएं कमज़ोर होती है, ये भी डिपेंड करता है कि महिला है कैसी। जो महिला सेल्फ डिपेंड होगी वो अपने जैसा ही पुरुष चाहेगी, जो स्वतंत्र हो उसको भी स्वतंत्रता दे, वो जो चाहे वो कर सके, वो भी कुछ करता हो, ऐसा नहीं कि नाकारा हो, निकम्मा हो, दिखने में स्मार्ट हो, अच्छा हो और एक दोस्त की तरह हो। तो ऐसे लोगों को महिलाएं पसंद करती है। लेकिन जो महिलाएं डिपेंड होती हैं, जो महिलाएं खुद से कुछ काम नहीं करती हैं, वो महिलाएं फिर ऐसे पुरुषों का चुनाव करती हैं जो अच्छे खासी इनकम कर रहे होते हैं। बाकी हर महिला ऐसे ही पुरुष का चुनाव करती है जो दिखने में अच्छा हो, है ना। तो बाकी आप तो समझ ही रहे होगे। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को स्मार्ट बनाइए, फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत रखिए, इमोशनली आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। ऐसे ही मजबूत व्यक्तित्व वाले इंसान को महिलाएं पसंद करती हैं। ठीक है। मोहित गुप्ता जी, और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। देखिए, आप क्या चाहते हैं ये मैटर नहीं करता है, ये मैटर आपके लिए करता है। आपकी वाइफ क्या चाहती है वो मैटर करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। अगर आप उस पर डिपेंड हो तो जो वो चाहेगी वो आपको करना पड़ेगा। आप चाहते भले हो लेकिन वो नहीं रहना चाहती तो आप ज़बरदस्ती नहीं रह सकते हो किसी के साथ। कुमार सुरवंश जी, मैम आपको जानकारी तो है, ये तो सिद्ध हो गया। देखिए, यहाँ कुछ साबित करने से कुछ नहीं होगा। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की हैं, कुछ नॉलेज है जो मैं ग्रैब कर रही हूँ, कुछ किताबें पढ़ती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये काम मैं 3-4 साल से कंटिन्यू कर रही हूँ। और कोई भी व्यक्ति अगर सिर्फ ज्ञान लेने के पीछे पागल रहेगा, सीखने में उसकी दिलचस्पी है, तो नॉलेज तो हो ही जाता है ना। और ये सब चीज़ें हम एक आम आदमी नहीं कर पाता, उसके पास फुर्सत नहीं होती। तो इसलिए मैं आपकी मदद करती हूँ ताकि मैं आपको सपोर्ट कर सकूँ। भले आपके पास टाइम हो या ना हो, लेकिन आप अपने निर्णय अपने तरीके से ले सको, मैं इसमें आपकी हेल्प करती हूँ। ठीक है। कुमार सूर्यवंश जी, 15 मंथ का है लड़का, उसके ही पास वाइफ के। ठीक है, अगर लड़का 15 महीने का है तो अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो आप बच्चे की चिंता इतनी ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? जब माँ के पास है तो सुरक्षित ही है। आप ये सोचिए कि आपको अपनी पत्नी के साथ क्या करना है। बाकी बच्चे के बारे में तो आप तब सोचोगे ना जब आपका और आपकी पत्नी का डिवोर्स हो जाता है या वो आपसे अलग हो जाती है। उसके बाद आप बच्चे को किस तरह से परवरिश दे सकते हो, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, और बच्चे की कस्टडी लेने के लायक कौन है, सक्षम कौन है, तो ये सब बाद की बातें हैं, है ना। अभी आप अपनी पत्नी से बातचीत करो, वो क्या चाहती है और वो क्यों नहीं रहना चाहती, क्यों तलाक नहीं देना चाहती, रहना भी नहीं चाहती और तलाक भी नहीं देना चाहती, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये जानने की कोशिश करो। जैसे जैसे आप जानते जाओगे वैसे वैसे आपके ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है वो हल होती जाएगी। मोहित गुप्ता जी, मैंने बताया ना कि आप क्या चाहते हो ये मैटर नहीं करता है, ये आपके लिए है। लेकिन मैटर ये करता है कि आपकी वाइफ क्या चाहती है, और जो वो चाहती है उसका सम्मान करो।
ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। ठीक है। देखिए, हमारे साथ अगर कोई कुछ कर रहा है ना, तो हम दोष देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा है, लेकिन गलत हमारे साथ कोई कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी भी तो लालच होती है ना, उस व्यक्ति से हमारा भी स्वार्थ होता है। हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे हिसाब से चले, तो सामने वाला व्यक्ति भी तो सोचेगा ना कि हमारे हिसाब से चले। अब उसके हिसाब से उसकी खुशी किस में है, वो तय करेगा। आपके हिसाब से आपकी खुशी किस में है, ये आप तय करोगे। तो जब दो लोगों का रिश्ता होता है ना, तो दो लोगों की सोच भी मैटर करती है। अगर सोच विपरीत है, समझ नहीं है, एक समझदार एक समझ नहीं है, तो ज़िंदगी का यही हश्र होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग डिवोर्स तो नहीं लेते हैं, लेकिन अगर साथ रहते भी हैं ना, तो उनकी ज़िंदगी नर्क बन जाती है। सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उनके विचार नहीं मिलते, उनकी सोच नहीं मिलती, उनमें समझ सही नहीं होती है, और अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे चुनाव हमारा नहीं होता है, या तो हमारे परिवार वाले करते हैं या समाज तय करता है। हम नहीं चुनते कि हमें किसके साथ रहना है, हमारा पार्टनर कैसा होना चाहिए। ठीक है। और अगर हम करते भी हैं तो फिर हम अज्ञानता में, बेहोशी में, कि बस ये शरीर है और इस शरीर को कोई महिला चाहिए, और फिर चाहे वो कैसी भी हो, हम सिर्फ महिला देखते हैं। ये नहीं देखते कि उसके विचार क्या है, उसके संस्कार क्या है, उसके कर्म कैसे हैं। इन सब चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते, और बाद में फिर हमको भुगतना पड़ता है। मैम, आपसे कॉल पर बात हो जाएगी, कुछ परिवार की समस्या है, प्लीज़ बताएं। देखिए, बात तो आप मुझसे कर सकते हो, लेकिन अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा और उसका कुछ चार्ज है, उसे पे करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर आप मुझसे बात कर पाओगे। और कितना पे करना है, क्या करना है, उसके लिए फेसबुक प्रोफाइल पे जाएं, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं ये नंबर दे रही हूँ, 7697572249। इस पे व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, पिन भी कर दिया है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं कितना चार्ज है, और अगर आप पे कर सकते हैं तो अपॉइंटमेंट आपका बुक हो जाएगा। 1 घंटे का टाइम रहेगा, या जो भी आपको वहाँ पे जानकारी दी जाएगी, तो आप एक अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, उस पर आप मतलब कि वीक में 2 टाइम अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं उतने चार्ज में, और 2 टाइम आप बात कर सकते हैं। ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया है वहाँ पे जानकारी ले लीजिए। साजिद ठाकुर जी, धन्यवाद कि आप लाइक कर रहे हो, लेकिन आप इसे शेयर भी कर दो। अगर किसी और का कोई सवाल हो मन में तो आप पूछ सकते हो। अगर आप पर्सनल कॉल चाहते हो तो अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी अपॉइंटमेंट रहते हैं, ऐसे मैं टाइम नहीं दे पाऊँगी। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे तो आपको टाइम दिया जाएगा। हफ्ते में 1 बार के अपॉइंटमेंट बुक करने पे 2 बार आप बात कर सकते हो। ठीक है। तो चार्ज आप जाके देख लो, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है। अगर आप समझ पाए हैं तो कमेंट कर सकते हैं।
शोभाराम जी, मैडम लड़के और लड़की की शादी में मैक्सिमम कितना एज डिफरेंस होना चाहिए? क्या 10 साल का एज डिफरेंस? भी हो सकता है। देखिए, वैसे तो एज डिफरेंस ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 10 साल में हमारे विचारों में बहुत अंतर आ जाता है। इतनी तेज़ी से मतलब क्या कहें कि जनरेशन गैप आ रहा है कि 10 साल पहले जो चीज़ें थी वो 10 साल में इतनी तेज़ी से बदल जाती हैं। तो जो 10 साल वाला व्यक्ति होता है उसका माइंडसेट या जो विचार होते हैं ना वो वहाँ पे रहते हैं, और अगर हम 10 साल आगे हैं तो हमारे विचार, हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारा जो काम करने का तरीका है वो पूरी तरह से बदला हुआ रहता है। तो बहुत सारी चीज़ों में फिर मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आप अभी के समय में जो आपके साथ है, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, जिसकी सेम एज है, तो आसान होता है। बस ये फ़र्क होता है। बाकी आप अगर स्त्री और पुरुष के हिसाब से देखें तो एज गैप मैटर नहीं करता इतना ज़्यादा, लेकिन विचारों में फ़र्क पड़ता है ना। आपके विचार और उनके विचार में बहुत डिफरेंट आ जाता है। तो ये चीज़ें हमें समझना होगा। बाकी रिश्ता निभाना है, साथ चलना है, तो हम किसी के भी साथ चल सकते हैं। एक दोस्ती किसी में भी हो सकती है। बस यही है कि फिर जो हमारे विचार होते हैं ना उनमें बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। आप देखिए कि जो 10 साल पहले का व्यक्ति था वो उस तरह से स्मार्टफोन का यूज नहीं कर पाता है जिस तरह से आज हम कर पाते हैं। तो कितना ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है चीज़ों का कि आप कुछ करना चाहोगे वो कुछ कर रहा है, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है एज गैप में। तो इतना ज़्यादा एज गैप नहीं होना चाहिए अगर साथ रहना है। बाकी अगर वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हमारे विचार मिलने चाहिए, सब चलता है ना। कोई एज मैटर नहीं करती है। बस यही है कि हमारे विचार किससे कितना मिलते हैं, हमारी बातचीत कैसे होती है, और हमारे रिश्ते में कितनी मिठास है। ठीक है। ठीक है शोभाराम जी, आप कमेंट करके बता सकते हो जो मैंने अभी बताया है कि अगर शारीरिक ज़रूरतों के लिए देखा जाए तो एज डिफरेंट, मतलब जो एज डिफरेंस होता है वो मैटर करता है ना। अगर आप 10 साल बड़े हो तो 10 साल मान लो, जैसे कि 40 से लेके 50 तक तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन 50 से 60 के बीच या 60 से 70 के बीच 10 साल में बहुत अंतर आ जाता है। तो अगर शारीरिक रूप से देखा जाए तो मैटर करता है। लेकिन अगर विचारों से देखा जाए कि आपके विचार किसी से मिल रहे हैं, आपकी फ्रेंडशिप है, आपको उससे बात करना अच्छा लगता है, आप उसके साथ रहना चाहते हो, तो फिर शारीरिक प्रॉब्लम मैटर नहीं करती है। ठीक है, इसलिए एज देखा जाता है। लेकिन एक इंसान के लिए, एक इंसानियत के लिए कोई एज मैटर नहीं करती है ना। शारीरिक रिश्तों के लिए मैटर करता है। मैम आपकी फ़ीस बहुत महंगी। देखिए, फ़ीस महंगी नहीं है, आपको 2 टाइम उस पर बात करने का मौका दिया जाएगा। आप हफ्ते में, एक ही वीक में 2 बार 1-1 घंटे बात कर सकते हो। तो अगर कह लो तो बहुत मिनिमम है। ठीक है। और इतनी फ़ीस तो हम डॉक्टर के पास मतलब पर्ची कटवाने का दे के आ जाते हैं। एक चीज़ समझो कि मतलब हम शारीरिक बीमार होते हैं तो हमें लगता है कि चाहे डॉक्टर कितनी भी फीस ले ले बस हमें ठीक कर दे। लेकिन हम मानसिक बीमारी को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि जब हम मन से बीमार होते हैं, जब हम अपने माइंड, मेंटल हेल्थ के लिए कुछ करना नहीं चाहते, तो हमारी ज़िंदगी बेहतर कैसे चलेगी। ठीक है, उसके सामने कोई कीमत नहीं होती। मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। और जिस व्यक्ति
कि मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, मजबूत नहीं है दिमागी तौर पे, तो फिर आप पैसे बचा के भी क्या कर लोगे। अगर ज़रूरत है आपको सलाह की, गाइड की, तो इतने पैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। ये चीज़ें हमें समझना है कि हमारी प्रॉब्लम बड़ी है या हमारी इनकम जो हम पैसे बचा रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 1,000 रुपये आप बचा भी लोगे ना, तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप अपनी ज़िंदगी के निर्णय सही नहीं ले पा रहे हो, आप कुछ भी निर्णय ले लेते हो और फिर आप परेशान हो जाते हो, तो ये 1,000 रुपये तो यूँ ही उड़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि आपने कहाँ खर्च कर दिए। ठीक है। कुमार सूर्यवंश जी, समझ में आ रही है बात कि अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो पैसे नहीं देखे जाते। अगर हमें प्यास लगी है ना, तो पानी की कीमत नहीं पूछी जाती। हाँ, अगर प्यास नहीं है तो आप कुछ भी मोल भाव करते रहो, वो अलग बात है। तो यहाँ पे पैसे मैटर नहीं करते, यहाँ हमें जो मिल रहा है वो मैटर करता है कि वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, समय भी तो देखिए कि आज कैसा चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं ये चार्ज ऐसे ले रही हूँ, इस चार्ज के पीछे रीज़न है कि अगर मैं इतना चार्ज नहीं रखती हूँ तो कोई भी कैसा भी व्यक्ति आता है उसे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और मैं अपने घंटे बर्बाद करती हूँ, लेकिन उसके लिए वैल्यूबल नहीं होता। लेकिन जो ये पे करके आएगा ना, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनता है, जो मैं उसे सलाह देती हूँ उसको अपने जीवन में उतारता है, अप्लाई करता है, उसे भी महत्व पता होता है कि मैंने कुछ खर्च करके कुछ लिया है। समझ रहे हैं। वैल्यू हम तभी करते हैं जब हम किसी चीज़ की कीमत पे करते हैं, नहीं तो हमारी नज़रों में उसकी वैल्यू नहीं होती और फिर वो हमारे लिए उपयोगी भी नहीं होता, काम का भी नहीं होता। तो अगर आप अपने जीवन में सही निर्णय लेना चाहते हो, ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको वो चीज़ें समझ में आए जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना दे, तो पैसों की परवाह नहीं करना चाहिए। पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर एक बार ज़िंदगी ख़राब हो गई, रिश्ते ख़राब हो गए, तो ये 1,000 रुपये मैटर नहीं करते हैं। ठीक है। हाँ, 4-5 साल का चलता है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हुआ तो फिर प्रॉब्लम होती है, हर तरह से प्रॉब्लम होती है। थैंक यू शोभा राम जी। मैडम, सोने और जागने का सही टाइम बताइए। देखिए, अगर शारीरिक रूप से देखा जाए तो सोना और जागना, हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए जो हमारे शरीर को लाभप्रद हो। सुबह मॉर्निंग में उठना चाहिए जल्दी, ताकि आप शांति का अनुभव कर सको। शुद्ध वातावरण रहता है, स्वच्छ वातावरण रहता है, गाड़ियाँ कम चलती है, प्रदूषण नहीं रहता, तो आप वॉकिंग कर सकते हैं। हेल्थ के हिसाब से सुबह उठना बहुत अच्छा होता है। रात को 10 बजे आप सो जाइए, खाना 5-6 बजे तक खा लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आप ज़िंदगी में कुछ ऊंचा लक्ष्य रखते हैं, कुछ बड़ा काम करते हैं, तो फिर सोना और जागना मैटर नहीं करता, आपका काम मैटर करता है कि आपको उस काम को करने के लिए कितना समय देना है और कब करना है। फिर उसके हिसाब से आपका सोना और जागना होना चाहिए। ठीक है। अगर कोई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को देखना है, दिनचर्या ज़िंदगी हमारी नॉर्मल चल रही है, तो आप एक नियम बना सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आपके ज़िंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य है, ऊंचा लक्ष्य है, आप उसके लिए समर्पित हो, तो फिर सोने और जागने और खाने और पीने की बातें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। ठीक है। कुमार सूर्यवंश जी, अगर आपको कर्ज लेना पड़ रहा है ना, तो सबसे पहले आपको अपनी जो ये फाइनेंशियल हेल्थ है, इसे कैसे सही करना है, और इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इतनी इनकम नहीं कर पा रहे हैं कि आज के समय में हम सर्वाइव कर सकें,
है ना, कि अगर हमें कुछ हो जाता है, बीमारी आ गई, तो हमें किसी से उधार लेना पड़ रहा है, कर्जे लेना पड़ रहा है, या हम कुछ चीज़ों को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो भी हमारे पास इतने कम पैसे नहीं है जितना यहाँ हमें बताया गया है, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। और आपके लिए बहुत ज़रूरी है सलाह लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर ये स्थिति है तो फिर हम जीवन के बारे में जानते ही नहीं, और ज़िंदगी में हमें कौन सा कर्म करना चाहिए और कैसे हमें अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए हमें फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत करना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें समझना पड़ेगा, है ना। ये तो कंसल्टेंट का है। मैं इतने ही पैसे में एक कोर्स चला रही हूँ जहाँ पे आपको 8 जूम लाइव सेशन दिए जाते हैं, और उस लाइफ एजुकेशन को लेके आप वास्तव में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हो, फाइनेंशियली, इमोशनली और फिजिकली आप अपने आप को मजबूत बनाते हो। और अगर आप मजबूत होते हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ही मजबूत नहीं हो, आप ही प्रॉब्लम में हो, आप ही को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हो, खुश कैसे रह सकते हो, ये चीज़ें समझना चाहिए। सर्वेश कुमार जी, मेरी बीवी संबंध नहीं बनाने देती। देखो, अगर आपकी बीवी आपको संबंध नहीं बनाने देती तो पहले उससे बात करो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो, उसे डॉक्टर को दिखाओ। उसके बाद अगर कुछ है तो मानसिक देखो कि वो आपसे प्यार कितना करती हो, उसका आपके प्रति समर्पण कितना है। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो संबंध मायने नहीं रखता है। अगर आप दोनों के बीच प्यार नहीं है तो ज़बरदस्ती तो फिर वो रेप कहलाता है, और इसी के लिए कानून बनाया गया है कि पति भी अपनी पत्नी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। आप उसी के साथ संबंध बनाओ जो आपको प्यार करता हो, जो आपके साथ रिलेशन बनाना चाहता है, जिसे खुद भी ज़रूरत है। सिर्फ आप अपनी ही ज़रूरतों के बारे में क्यों सोच रहे हो, ठीक है। सूर्यवंश जी, सूर्यांश जी, कुंडली के बारे में तो बात नहीं करती हूँ, लेकिन मैं जो बात करती हूँ ना, उसके बाद कुंडली की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। मैं कुंडली वगैरह नहीं बताऊंगी, ना इन सब चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन मैं जो बातें करती हूँ या जो नॉलेज, जो एजुकेशन मैं देती हूँ ना, उसके बाद कुंडली देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे ही आप अपना भविष्य खुद डिसाइड कर पाओगे। आपको किसी कुंडली वगैरह को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आज के समय में जो आप लोग इतना सोच रहे हो कि बहुत महंगा है, महंगाई इतनी है कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो नॉर्मल चार्ज है। और अगर कोई व्यक्ति इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसे अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। आज का जो समय है ना, वहाँ 1,000 रुपये कोई मायने ही नहीं रखते, ठीक है ना। अगर आपको बहुत बड़ी चीज़ लग रही है ना, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप अभी लाइफ में क्या कर रहे हो। आप जिस समय में हो ना, वहाँ 1,000 रुपये कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपके लिए बहुत बड़ी बात है तो इसका मतलब है कि आपको अपने बारे में अभी बहुत कुछ सोचना है, नहीं तो आगे आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। अच्छी पुस्तकें कहाँ मिलती है और किस नाम से? देखिए, अगर आप अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मेरे पास 200-300 ऐसी पुस्तकें हैं जो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन उसके लिए आपको पहले कंसल्ट करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी बुक उपयोगी है और आपके लिए क्या सही रहेगा, ठीक है। तो आप पहले काउंसलिंग लीजिए। मुझे आपसे बात करके समझ में आएगा कि आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी इंटेलिजेंसी कैसी है,
और आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से मैं आपको बुक सजेस्ट करूँगी, और वो बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। ठीक है। देखिए, मार्केट में तो बहुत सारी बुक होती हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता ना कि हम कौन सी बुक पढ़ें और हमें किससे लाभ होगा। फिर आप कितना भी कुछ भी पढ़ते रहोगे, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हमें सही नॉलेज चाहिए, सही बुक्स चाहिए, तो हमें सही व्यक्ति से पूछना होगा। और ये चीज़ें मैं 4 साल से कर रही हूँ, बुक्स पढ़ रही हूँ। मुझे पता है कौन सी बुक किसके लिए काम करेगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत सारी बुक थी जिन्हें मैंने पढ़ा। उनमें से सारी बुकें मेरे काम नहीं आई, लेकिन कुछ बुक थी जिन्होंने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। मुझे आध्यात्मिक बुक और प्रेरित करने वाली चाहिए। ठीक है, आपको सजेस्ट कर दी जाएंगी, और ऐसी बुक है जिससे वास्तव में आपको आत्मज्ञान होगा। क्योंकि अध्यात्म का मतलब क्या होता है, ये आपको पता है क्या? अध्यात्म किसे कहते हैं? हमें चाहिए तो आध्यात्मिक बुक, लेकिन हमें किस लिए चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए ना, हम कौन है और हमें क्यों चाहिए। हमने बस सुन लिया होता है कि आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ने से कुछ चमत्कार हो जाता है, लेकिन वास्तव में हमें पता ही नहीं अध्यात्म होता क्या है। तो पहले हमें ये जानना है अध्यात्म क्या है, और क्या आध्यात्मिक बुक मेरे लिए है कि मुझे अभी कुछ और करना है। क्योंकि एकदम से आप कोई भी चीज़ नहीं समझ सकते हो। ठीक है। संतोष जी, अगर हस्बैंड एंड वाइफ 7 इयर्स अलग रहते हैं तो कितने दिनों में डिवोर्स मिल जाता है? अगर आप 7 साल से बिल्कुल अलग रह रहे हो तो डिवोर्स मिल जाता है, बहुत जल्दी मिल जाता है। ये तो मतलब आपके ही फेवर में होता है कि वाइफ मेरे साथ रह ही नहीं रही है, या वाइफ भी कह सकती है कि हस्बैंड मेरे साथ नहीं रह रहा है। पहले ये पता करना होगा कि कौन दूरी बना रहा है, आप बना रहे हो या पत्नी बना रही है। और अगर पत्नी 6 महीने या साल भर पति से दूर रहती है, पति के पास नहीं रहती है, तो ही तलाक का मैटर बनता है। तो आपका तो 7 साल का हो गया है, आप केस फाइल करो। अगर आप दोनों चाहते होगे तलाक तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा, फिर वो क्यों उठा रहा है, उसके पास क्या प्रूफ है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, और फिर टाइम लगता है ना। लेकिन तलाक के लिए आप डाल सकते हो कि आपकी वाइफ आपके पास नहीं है और आप तलाक लेना चाहते हो क्योंकि वो आपके साथ रहना नहीं चाहती या इतने साल से दूर है, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक है। अध्यात्म मतलब अपने आप को जानना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को समझते हो। तो आप एक बार काउंसलिंग करो तो मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूंगी। व्हाट्सअप नंबर है जो मैंने दिया है, उससे आप व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ठीक है। अक्षय जी, 3 मंथ हो गए हैं, उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। किस कारण से ब्लॉक किया है, आप उस कारण को जानो। और अगर कारण आप हो तो आपको सॉरी बोल देना चाहिए, 3 मंथ क्यों लगे। ठीक है। और अगर 3 मंथ से ब्लॉक किया हुआ है तो अब उसकी राह क्यों देख रहे हो। कोई भी व्यक्ति आपसे 3 मंथ से बात नहीं कर रहा है, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप क्यों उसके पीछे पड़े हो। गुप्ता जी, क्या पूछ रहे हो आप? एक मिनट। स्क्रॉल हो जाते हैं ना तो फिर मैं हेलो मैम, मेरे 5 इयर्स रिलेशन है, वो मुझे छोड़कर चली गई है।
प्लीज़ क्या वो वापस आएगी, प्लीज़ बताओ मैम। पाँच साल से आपका रिलेशन है और आपको छोड़कर चली गई है। वो तो आप जब उससे बातचीत करोगे ना तभी पता चलेगा कि वो क्या चाहती है। ठीक है, ऐसे कैसे मैं कह दूँ कि वो वापस आएगी नहीं आएगी। आपकी वाइफ है, किस वजह से आपको छोड़ के गई है उस वजह को समझो, उससे बातचीत करो, तो आप पता लगा पाओगे कि उसकी मंशा क्या है। वो आपके साथ रहना चाहती है, किस कारण से आपको छोड़ के गई, कुछ शर्त है, कुछ चाहती है, ये चीज़ें आप समझो। और सिर्फ आप ही उसके लिए अगर परेशान हो तो फिर आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जिसके पीछे भागते हैं ना वो हमें नहीं मिलता है। अगर आपकी वाइफ के पीछे आप ही अकेले पड़े हो और आपकी वाइफ आपके पीछे नहीं है, वो आपको पसंद नहीं करती, आपके साथ रहना नहीं चाहती, तो एक तरफा प्यार नहीं होता है। ठीक है, वापस वो तभी आएगी जब उसको भी आपकी ज़रूरत होगी। सिर्फ आपको उसकी ज़रूरत है तो वो क्यों आएगी, ये आपको पता करना पड़ेगा कि उसकी इच्छा क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या है, वो क्यों आपसे दूर हुई है, वो आपसे क्या चाहती है। ये सब चीज़ें आपको पता करना पड़ेगा। इसी हिसाब से आप पता लगा सकते हो कि वो वापस आएगी या नहीं आएगी। सर्वेश जी, मैडम जी, हमारे 2 बच्चे हैं, 10 साल शादी को हो गए, फिर भी मेरे संबंध नहीं बनने देते, झगड़ा करते। अगर उसको संबंध बनाने को बोलो 2 साल से हमें दूरियां बना रही। मेरे साथ उसके मेरे भाई के साथ संबंध थे। अब देखो, उसके आपके भाई के साथ उसके संबंध थे, तो इस चीज़ को समझो आप कि अगर वो आपके रहते किसी और से संबंध बना रही है, उसके बाद वो आपसे क्यों संबंध बनाएगी। आपको उससे तभी बात करना चाहिए था, उससे दूरी बनाना चाहिए था, उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर करना चाहिए था। अगर वो माफ़ी मांग रही, गिल्ट है, या कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, गलती से हो गया, तो बात और है। लेकिन अगर वो आपसे दूरी बना रही है और संबंध किसी और से बना रही है, तो उसे अपनी लाइफ में रख क्यों रहे हो। बिना रीजन के छोड़ गई, बिना रीजन के कुछ नहीं होता है ना। हर काम के पीछे रीजन होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपको बिना रीजन छोड़ जाए। रीजन पता करो। घर जा सकते हो तो घर जाओ, जहाँ मिल सकते हो वहाँ मिलो, बात करो। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, इस दुनिया में बिना कारण तो कुछ होता ही नहीं है। ये कहना गलत है कि बिना रीजन के हो गया। बिना रीजन के कोई पागल थोड़ी है, क्यों छोड़ के जाएगा किसी को, कोई भी रीजन नहीं है तो। देखो, सिंपल सी बात है, अगर मिस करती तो आप परेशान नहीं हो रहे होते। आप परेशान हो रहे हो, इसका मतलब वो मिस नहीं कर रही है। कोई भी आपको मिस करेगा, कोई भी आपको प्यार करेगा, तो आप परेशान क्यों होगे, आप तो खुश रहोगे ना। और अगर आप दुखी हो, आप चिंतित हो, आप परेशान हो, इसका मतलब ये कि वो मिस नहीं कर रही है। नहीं तो वो भी आपकी तरह बेचैन होती, परेशान होती, फिर ब्लॉक कैसे करती। ठीक है, या तो आपकी परीक्षा ले रही होगी कि आप कितना प्यार करते हो, कब तक उसके बिना रह सकते हो। बेचैन मतलब आपके अंदर कितनी बेचैनी आती है, क्योंकि आपका पागलपन देख चुकी होगी कि आप पागल हो, आप किसी के पीछे ऐसे ही पड़े रहते हो। समझ रहे हो। थोड़ा अपने आप को ऑब्जर्व करो, समझो, जानो, अपने विचारों को समझने की कोशिश करो। हम सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं हमारे साथ ऐसे ही कुछ भी हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है हमारे साथ कुछ भी। इस दुनिया में हमारे साथ बिना कुछ रीजन के कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी हो रहा है ना, तो कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है, और वो कारण हम ही होते हैं, कोई और नहीं होता है। हमारे ही कारण हमारे साथ कुछ भी होता है। उस कारण को जानने की कोशिश करो, यही आपकी समस्या का हल है। ठीक है, ओके। तो काफ़ी टाइम हो गया है और इस लाइव सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट लाइव में। अच्छा लगा, आप लोगों ने काफ़ी कुछ सवाल किए, मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और जो लोग पर्सनल काउंसलिंग करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, वो लोग मतलब पैसे की परवाह मत करो। पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर आपकी लाइफ की प्रॉब्लम बड़ी है तो उसे सॉल्व करो।
जब तक वो सॉल्व नहीं होगी ना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। पैसे धरे के धरे रह जाएंगे, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी लोग सार्थक कामों में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। गुड नाइट आप सभी लोगों को।